देखिए केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे हम। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम क्या कर चुके हैं? हाइब्रिडाइजेशन, शेप, डाइपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और क्या करा हमने? और हमने पाई बॉन्ड देखा, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंगल भी देखा, ठीक। ये देखिए ये सारे कंसेप्ट बेसिक थे, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। एडवांस कंसेप्ट से मेरा मतलब ये नहीं है जो आईटी एडवांस में आएगा। एडवांस कंसेप्ट का मतलब वो कंसेप्ट जो इनको यूज करेंगे और एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि बैक बॉन्डिंग। एक हो गई आपकी बैक बॉन्डिंग, दूसरी हो गई ब्रिज बॉन्डिंग। फिर कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट, कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद कंपाउंड विच चेंज स्ट्रक्चर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। कुछ कंपाउंड होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट में अलग, गैसियस स्टेट में अलग, ठीक है। तो और इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो ये टॉपिक खास करके ये चार आपको पहली बार में बहुत टफ लगेंगे, ठीक है। जैसे पहली बार में हो सकता है ये आपको टफ लगे हो, लेकिन विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ ये आप रिवाइज करोगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। और 1-2 महीने और बीत जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अभी कम से कम 4-5 टेस्ट और होंगे, तो बार बार आप इसको रिवाइज करोगे तो ये इजी हो जाएगा। इसी तरह ये हो सकता है शुरू में आपको टफ लगे, यहाँ से टफ लगना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वही बात है 1-1.5 महीने के बाद जब इसके 2-3 टेस्ट हो जाएंगे, आपके 4-5 रिवीजन हो जाएंगे, तब ये फिर आपको नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए बैक बॉन्डिंग, आज हमारा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग तो याद करिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता था पहले, तो ये पूरा आपने लिखना है। एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक के पास एक और इलेक्ट्रॉन, ये बन जाता था कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था बताओ? कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते थे कि एक के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन होते थे? सर एक के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। और दूसरा क्या होता था? दूसरे के पास कितने होते थे? दूसरे के पास एक भी नहीं होता था, याद करो। जिसके पास होते थे इसको क्या बोलते थे? डोनर। और इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर, ठीक। जो लोन पेयर देता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, ठीक। तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अच्छा पहली बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने पढ़ा होगा तो काफी टफ लगता है हमें। ये देखो इसको ऐसे दिखाते थे और या फिर ऐसे दिखाते थे, ठीक। तो अब देखो ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। तो जितने भी हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, याद करो जो मेजर एग्जाम्पल पढ़े थे, ये देखो अमोनिया प्लस H प्लस NH4 प्लस, ठीक। दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था याद करो? वाटर प्लस H प्लस, ये देखो H3O प्लस, ठीक। फिर तीसरा हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? अब इसमें ये दोनों डोनर थे। अब याद करो जैसे H माइनस प्लस या F माइनस प्लस BF3, तो ये देखो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थी, तो क्या बन जाता था? याद करो BF4 माइनस। जैसे कि H माइनस प्लस AlH3, तो ये क्या बन जाता था? AlH4 माइनस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? लुईस बेस। और ये सारे के सारे क्या है? लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, व्हिच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लुईस एसिड क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है, व्हिच कैन डोनेट। तो इन सब रिएक्शंस में देखो क्या बन रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था। इन सब में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको बहुत डिटेल में मैं करा चुका हूँ। इन सब में क्या बन रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा बताओ बेटा, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक तरीके से एसिड बेस रिएक्शन होगी। और एसिड बेस रिएक्शन कौन सी, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो फिर से देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी जो पहला बनता था हमेशा सिग्मा बनता था, याद रखना। जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनता है, पाई। ठीक है सर, हम तो बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, ये सारा क्यों पढ़ाया, ये लिखो। उसके बाद लिखो, अभी तक देखिए हमने पाई बॉन्ड जो पढ़ा है वो केवल, अभी तक देखिए जो पाई बॉन्ड पढ़ा है वो केवल कौन सा पढ़ा है, कोवेलेंट पाई बॉन्ड। अब देखिए बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो लिखिए बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन, यहाँ लिखो। इसके बाद लिखो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो लिखो कि पाई बॉन्ड मेड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई बॉन्ड मेड वाया या मेड बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। मतलब कि अगर दो हैं ए और बी, इनके बीच में एक सिग्मा है, और अगर पाई बनता है कोऑर्डिनेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा तो इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, लिख लो कि इट इज वीकर देन, लिखो दिस पाई बॉन्ड इज वीकर देन, दिस पाई बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड मेड बाई कोवेलेंट बॉन्ड, this pi bond is weaker than normal pi bond made by covalent bond। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का पाई बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पाई बॉन्ड, तो कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF bond in BF3, the bond dissociation energy of BF bond in BF3 is 649 kilojoule per mole, but bond dissociation energy of carbon fluorine bond in CF4 is 515 kilojoule per mole। Explain why, explain why। देखो क्या कह रहा है कि BF3 होता है, तो है तो ये सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन का बोरॉन के साथ, इसकी बॉन्ड एनर्जी 649 किलोजूल पर मोल है। और उसी तरह अगर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है CF4 में, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 515 किलोजूल पर मोल है। तो देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, बोलो भाई है कि नहीं। बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और ये क्या है, वीकर बॉन्ड है कि नहीं। और स्ट्रॉन्गर भी नहीं, ये क्या है, मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस, जबकि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है और दोनों ही क्या है भाई, देखने में तो सिग्मा ही लग रहे दोनों, और दोनों ही फ्लोरीन के साथ है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, सवाल पूछने वाला ये पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखते हो, बॉन्ड एनर्जी से। भाई जिसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लग रही है वो ज्यादा मजबूत है। तो क्वेश्चन यही है कि ये कैसे इसमें इतनी ज्यादा ताकत लग रही है एज कंपेयर टू दिस। एक्सप्लेन।
सोचिए, ये मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके वो चीज लिख लो और लिख लो इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क व्हाई BF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन CF बॉन्ड, व्हाई BF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन CF बॉन्ड दो बोथ बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। ये देखो दोनों ही एक ही पीरियड में आते हैं, तब भी ऐसा क्यों है? देखिए इसका रीजन देखो, बोरॉन देखो ग्राउंड स्टेट, ये होता है 2s2 2p1। बोरॉन देखो एक्साइटेड स्टेट, एक यहां से यहां चला जाता है, ठीक, ठीक है। तो ये एक S और 2 P मिलकर क्या बनाते हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये क्या रह जाती है? अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल, प्योर p वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो ये देखने में कैसा हो जाता है BF3 का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये देखो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, उसके बाद ये देखो, ये हुई क्या? प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, और वो भी कैसी? वैकेंट। और ये कैसी होती? परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। जैसे ये BF3 है, मान लीजिए ये बोरॉन, ये F और ये देखो ऐसे, ठीक। तो ये प्योर p ऑर्बिटल। कई बच्चे सोचते हैं यार ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड थोड़ी है, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, हाइब्रिडेशन इसकी sp2 है, शेप क्या है? ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। अब देखो, याद करिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी बल्गा इंटल 3 बॉन्ड बनाएगा, जब भी बल्गा इंटल 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो BF3 में हाइब्रिडेशन sp2 है, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्टेट खुद से कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है, ठीक। यानी ये, और कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इट कैन आल्सो एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम अदर स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या हुआ मेरा? मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? देयरफॉर बोरॉन एक्ट्स एज इसमें लुईस एसिड, ठीक है, ठीक है, बोरॉन एक्ट्स एज लुईस एसिड, ठीक। ये तो हो गई BF3 की हाइब्रिडेशन और शेप, ये पूरा लिख लीजिए। अब देखो,
ये है, ठीक है, ये बोरॉन है, ये इसकी वैकेंट ऑर्बिटल हो गई, ठीक है, ये 2p है। अब सोचो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे, और फ्लोरीन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा 3 लोन पेयर होंगे उसके पास, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो उसमें से एक लोन पेयर यानी एक p ऑर्बिटल क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ये देखो होगी कि नहीं। तो ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता था, वैकेंट ऑर्बिटल, इनके बीच में सिग्मा पहले से ही बना हुआ है, और ये क्या है, लोन पेयर। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल किसकी तरह एक्ट करेगी, एक्सेप्टर की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, डोनर की तरह, यानी ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह। तो क्या होगा भाई, ये देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो इसमें करा देता हूं, ये देखो, समझे ना। तो ये देखो पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड किससे बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो पाई बॉन्ड मेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ये क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग, समझे ना। तो यही क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या केवल ये जो राइट वाला फ्लोरीन है इसी के पास इलेक्ट्रॉन है, भाई ये देखो ये देखो भाई, इस फ्लोरीन के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये देखो, सॉरी लोन पेयर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। ये देखो ये देखो, ये भी तो पाई बॉन्ड बन सकता है, ये भी क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग, ठीक। इसी तरह आप खुद समझ गए कि एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो ये फ्लोरीन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी क्या बना लेगा, इसके साथ पाई बॉन्ड यानी बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब खुद बताओ ये तीनों में से कौन सा सही है, तो सर फिर वही बात, सर व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल देन मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स आर गिवन। याद है ये स्टेटमेंट किसका था, रेजोनेंस का। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यानी ये तीनों क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये देखो हाइब्रिड में क्या होगा, देखो अब फिर से वही बात, ये मैंने सॉरी यही वाला बना दिया फिर से, नहीं इसमें मैं गलत बनाया, देखो मुझे इधर से बनाना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो तो 1 2 3 4 4/3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कितना हो जाएगा 4/3। इसका देखो 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा 4/3। तो देखो हुआ क्या कि ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 4/3, 4/3 का मतलब क्या होगा 1.33। और ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अब इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी।
लिखो ये इसके नीचे ये बनाना, इसके नीचे ये बनाना, इसके नीचे ये बनाना, ठीक है। ठीक है, अब ये जो हो रहा है देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हैं एक तरीके से। बताओ, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब? विद इन अ मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन। लिखो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बाय फ्लोरीन एटम, due to back bonding by fluorine atom, electron deficiency in boron atom, electron deficiency in boron atom reduces, electron deficiency in boron atom reduces, hence boron becomes more electron rich, boron becomes more electron rich। ठीक, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, बैक बॉन्डिंग के कारण, बैक बॉन्डिंग के कारण बीएफ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज, बीएफ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर विल इंक्रीज टू 4 विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.33। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लो कि बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट एग्जैक्टली 1.33 बट इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.33। हालांकि ये पॉइंट बहुत ही माइन्यूट पॉइंट लिखा रहा हूं, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर लो, इस पॉइंट को पढ़ना भी नहीं। ठीक है, ठीक, अब लाइन चेंज करके लिखो कि सिंस बॉन्ड ऑर्डर of BF bond increases, hence it becomes a stronger bond, it becomes a stronger bond। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि बैक बॉन्डिंग कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर Lewis acid base reaction, or it can be called as pi-dative bonding। डेटिव याद करो, डेटिव क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्डिंग बोलते थे, याद है? तो अगर केवल डेटिव बोलोगे यानी सिग्मा डेटिव, और ये बोलोगे तो ये पाई डेटिव। ठीक है, अब देखिए बच्चों को एक कंफ्यूजन, मेरे पास कई मैसेज आया, मैं बार बार क्या बोलता हूं, देखिए मैं एक चीज बोलता हूं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बीएफ का, सिंगल से ज्यादा, डबल से कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं बोलता हूं कि बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा, सिंगल से कम। तो अब बच्चे बार बार यही पूछते हैं, मतलब वो ठीक से पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते। इतनी बार मैं वैल्यू लिखा चुका हूं कि सर ये कैसे, कि ये 2 से बड़ा और 1 से छोटा कैसे? अरे मेरे भाई याद करो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं इतनी बार, ये देखो, लेकिन तुम देखते ही नहीं हो। अभी भी 9-10 जैसे पढ़ते हो कि 1-2 बार पढ़ लिया बस हो गया, ध्यान से पढ़ते नहीं हो। इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसकी 3 है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना है? 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो 3 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम कैसे हो गई? अरे यार 3 बॉन्ड है तो ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसलिए सिंगल की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होगी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, सिंपल सी बात है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ भाई सिंगल बॉन्ड की क्या होती है कार्बन कार्बन की? 1.54।
और डबल की क्या होती है 1.34, तो ये सिंगल से कम है और डबल से ज्यादा है। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिवाइज करो यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। देखो नोट, देखो बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव ओनली वन at least one atom is of second period, i.e. बैक बॉन्डिंग किसके किसके बीच होनी चाहिए, या तो 2p या तो 2p3p या तो 2p3d। ये क्या होगी मोस्ट इफेक्टिव, और ये क्या होगी लीस्ट इफेक्टिव। ठीक, अगर तुम 3p 2p 3p 3p कराओ तो बेकार है, 3p 3d कराओ तो बेकार है, एक एलिमेंट ये होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ इस पाई बॉन्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, p पाई बॉन्ड बोल सकता हूँ। p पाई क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड जब दोनों p ऑर्बिटल हो। p पाई d पाई क्या होता है, पाई बॉन्ड जब एक p और d में हो। देखो फिर से बताता हूं, p पाई क्या होता है भाई, ये देखो, ये देखो दो हैं ये p ऑर्बिटल्स, ये देखो ये हो गया p पाई, जब दो p ऑर्बिटल मिलके बनाए p पाई d पाई क्या होगा, ये देखो एक p और एक ये देखो d, ये देखो ये क्या हो गया p पाई d पाई, और d पाई क्या होगा जब दोनों d हो। तो ये नोट में पहला नोट हो गया कि बैक बॉन्डिंग में एटलीस्ट एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का। ठीक, अच्छा देखो बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, है कि नहीं भाई। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा पॉइंट, अब बताओ कौन सी ऑर्बिटल ऐसी है जो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगी, तो एस ऑर्बिटल। क्यों सर, याद करो एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती ही नहीं है, तो लिखो नोट एस ऑर्बिटल और उसके साथ साथ dx² - y² एंड dz² do not undergo back bonding, do not undergo back bonding। do not undergo back bonding, ठीक है। लिखो which of the following options are correct about back bonding। बताओ, तो पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है, सिग्मा डेटिव होगी, डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट। अब बताओ इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। तो बताओ बैक बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर होती है कि इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है। ठीक,
Question: which out of BF3, BCl3, BBr3, BI3, which boron halide is more electron deficient? सोचिए.
देखिए इन चारों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, देखो खुद देखो भाई, ये BF3 ये BCl3 BBr3 BI3। ठीक, तो अब देखो बोरॉन सेकेंड पीरियड का है, ये देखो ये देखो, तो ये कौन सा बॉन्ड बना, 2p या फिर p पाई बोल सकते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें देखो ये बोरॉन और ये Cl, देखो इसमें क्या होने लगता है, साइज मिसमैच होने लगता है, इसीलिए ये वाली बैक बॉन्डिंग क्या होगी, खराब होगी एज कंपेयर टू दिस। इस बैक बॉन्डिंग में क्या है, इन दोनों के साइज p ऑर्बिटल के सिमिलर हैं। ध्यान रखना है जितना ज्यादा साइज मिसमैच होगा बॉन्ड उतना ही वीक बॉन्ड होगा। ये 2p ये 3p, इसी तरह सोचो ये 2p अगर Br बनाओ तो ये देखो बोर्ड में भी नहीं बन पाएगी इसकी p ऑर्बिटल, ये देखो तो इसके बीच में सोचो प्रैक्टिकली बॉन्ड बहुत ही बेकार बनेगा, ये 2p 4p हो गई। तो याद करिए बैक बॉन्डिंग हमने कब बोली थी, जब 2p 2p हो या 2p 3p हो, 2p 4p वाला तो केस है ही नहीं, तो इसमें तो ये क्या हो जाएगा 2p और ये क्या हो जाएगा 5p। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, देखो इन चारों के नीचे बनाओ भाई, ये देखो ये सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी 2p। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, तो देखा जाए तो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी। ठीक है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिसकी दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो दूसरों के छीनना चाहता है। तो देखा जाए तो वैसे तो F की टेंडेंसी कम होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए जब हम ग्रुप में कंपेयर करते हैं, ये ग्रुप में आता है ना, जब भी हम ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो साइज मेजर फैक्टर होता है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी चीज में, पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी जब भी हम ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो साइज विल बी द मेजर फैक्टर, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखो ये जो बैक बॉन्डिंग होगी ये कौन सी होगी, 2p 3p। ये जो बैक बॉन्डिंग होगी ये कौन सी होगी, 2p 4p। और ये वैसे तो नहीं होगी, बस कहने के लिए कह दे रहा हूं कि होगी। ये बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p 5p। ठीक है, तो ये यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, प्रैक्टिकली नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि भाई बैक बॉन्डिंग कब होती थी इफेक्टिव बताओ, जब 2p 2p हो, 2p 3p हो, या फिर 2p 3d हो। इन दोनों में प्रैक्टिकली बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें तो मैंने दिखाई भी नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो भाई बैक बॉन्डिंग BF3 में ज्यादा होगी BCl3 से,
BCl3 में ज्यादा होगी BBr3 से, और BBr3 में ज्यादा होगी Bi3 से। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन बोरॉन, तो भाई कौन सा बोरॉन इन चारों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? भाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बोरॉन को मिल रहे हैं, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो इसमें फ्लोरीन दे रहा है, ज्यादा अच्छे से दे रहा है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर रहा है। इसमें इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखो ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन इन चारों में, और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच बोरॉन इन चारों में से। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। क्यों ज्यादा अच्छे से दे पाएगा? क्योंकि इन दोनों का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक, अब अगर पूछा जाए तो अब बैक बॉन्डिंग तो क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है भाई, ये तो क्या हो गई, बताओ अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस, इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन भी तो सर पढ़ाई थी आपने, हमें भूल गए क्या? ये देखो सर ये भी तो होती थी, याद करो। याद करो, ये sp3 हो जाता था टेट्राहेड्रल, ये sp2 होता था ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये इंट्रामोलिकुलर है और ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है, ये इंटरमोलिकुलर बैक बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो सर क्वेश्चन ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं तो ये ले क्यों रहा है कि नहीं दूसरों से? तो देखो ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, उसने उसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाई, लेकिन उतनी भाई बैक बॉन्डिंग से भी क्या होगा, उसका पूरी तरह से सेटिस्फाई थोड़ी ना होगा इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग से पूरी तरह से नहीं होगा। अगर उसको दूसरे से बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा तो ये देखो ऐसे सोच लो कि ये सिग्मा बना रहा है और बैक बॉन्डिंग में क्या बन रहा था, पाई। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा की पाई, सिग्मा। तो वो ऑब्वियसली जब ये बाहर से कोई आएगा तो ये वाली बैक बॉन्डिंग क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसकी ये भी जब तक बाहर से कोई नहीं देगा ये करेगा, और जब बाहर से कोई देगा तो ये कब केस है, जब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बाहर से कोई लुईस बेस नहीं देता, तब तक वो घर के अंदर से काम चलाएगा, और जब बाहर से आ जाएगा तो बाहर से ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन चारों में अच्छा लुईस एसिड कौन है? ठीक है, तो इसी थ्योरी के बाद लिखो क्वेश्चन, अमंग बोरॉन हैलाइड्स which is better Lewis acid, among boron halides, क्वेश्चन लिखो which is better Lewis acid। तो देखो एक तो ये लिखो, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड है और यहां पर क्या है, बाहर से ले रहा है। तो अब जब भी पूछा जाएगा बेटर लुईस एसिड कौन है, तो हम जनरली कौन सा देखेंगे, जो बाहर से दे रहा है, ये वाली रिएक्शन कंसीडर करेंगे। लुईस एसिड कंपेयर करने के लिए भाई लुईस एसिड हम क्या बोलेंगे, जो दूसरों से ज्यादा अच्छे से ले रहा है। तो ये दोनों लिखो, फिर लिखो लुईस एसिड एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लिखो, फिर लिखना लुईस एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर लुईस बेस, ब्रैकेट में लिखो
intermolecular reaction. So more the tendency of Lewis acid, more electron deficient Lewis acid, more electron deficient Lewis acid will have more tendency, more electron deficient Lewis acid will have more tendency to accept, will have more tendency to accept electron from another Lewis base. ठीक है, तो अब देखो इन चारों में फिर से वही बात, फिर से यही लिखो, ये है तो बताओ इसकी क्या होगी, लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर लुईस बेस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है इन चारों में और ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी क्या होगी, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर लुईस बेस। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, बेकार लुईस एसिड, और ये क्या है, इस गुड लुईस एसिड या फिर स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। ठीक है, तो फिर लुईस एसिड का नेचर क्या हो जाएगा, देखो ये ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन इन शेप ऑफ ट्राइमिथाइल एमाइन। देखो ट्राइमिथाइल एमीन होगा क्या, NCH3 होल थ्राइस, ये देखो ये हो जाएगा ट्राइमिथाइल एमाइन। ठीक, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पिरामिडल है कि नहीं, ये तो अमोनिया ऐसा ही हो जाएगा, कई बार कर चुके, और इसमें हर एक CH3 का, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा, लेकिन उससे वो पूछा नहीं गया है, इसका पूछा गया है, ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब एक देखिए क्वेश्चन आया था IIT में, ठीक, क्वेश्चन था, लिखो ट्राइमिथाइल, द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइमिथाइल एमाइन इज पिरामिडल एंड sp3, but shape and hybridization of trimethyl silyl, sorry,
ट्राइसिलाइल amine is triangular planar. Explain why. सर ट्राइसिलाइल क्या होती है? जैसे ट्राई मिथाइलामाइन, ये क्वेश्चन ये है कि इसका शेप पिरामिडल होता है लेकिन इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है. एक्सप्लेन हाउ. सोचो. देखिए भाई नाइट्रोजन, इसमें तो नाइट्रोजन की हाइब्रिड. अब इसमें देखो कार्बन की हाइब्रिडेशन. कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ये देखो, ये 2s ये 2p. क्या 2d ऑर्बिटल होते हैं? नहीं होते. नो 2d ऑर्बिटल, क्योंकि d कहां से चालू होता है? थर्ड पीरियड से. तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है. ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ये 2s ये 2p, ये चारों ने मिलकर क्या कर लिया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लिया. इसकी हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक. अब देखो इसी तरह देखो सिलिकॉन. सिलिकॉन की देखो ग्राउंड स्टेट कार्बन के नीचे आता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होगा. क्या? यहां पर इसके पास क्या होंगे? वैकेंट 3d ऑर्बिटल. वैकेंट 3d ऑर्बिटल. अब देखो, सॉरी एक ज्यादा बना दिया. अब देखो सिलिकॉन एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा तो ये 3s ये 3p और ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल. ये चारों मिलके क्या बना लेंगे? 4sp3. तो समझिए, देखा जाए तो ये इस तरह से होना चाहिए था. समझिए, ये देखिए जैसे ये है वैसे ये भी होना चाहिए था. फर्क कहां पे आ जाता है? सिलिकॉन के पास देखो क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है. और इसके साथ इसको अब ये देखो, ये वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर क्या बन जाएगा बताओ? पाई बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो खुद देखो, एक ऐसे है नाइट्रोजन पे और ये ऐसे है. तो पाई, ये सिलिकॉन है, टेट्राहेड्रल है ना. ये देखो ये सिलिकॉन और इसके डी ऑर्बिटल ऐसे. ठीक है. ये देखो यूं है ऐसे, समझिए यूं. तो इसके बीच में और ये जो मेरी उंगलियां हैं इसके बीच में पाई बॉन्ड बनाना है. तो ये कब पॉसिबल है? जब ये ऐसे पैरेलल आ जाए. ये देखो ये अभी टेट्राहेड्रल है तो ये लोन पेयर जो ब्लैक मार्कर है और मेरी उंगली क्या है? SiS3 की वैकेंट d ऑर्बिटल. ये वैकेंट d ऑर्बिटल. तो कायदे से तो एंगल वही होना चाहिए टेट्राहेड्रल वाला, लेकिन होता क्या है कि ये देखो ये वैकेंट d ऑर्बिटल ये लोन पेयर. तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, पाई बॉन्ड. तो ये अगर लेकिन ऐसे हो जाए, अब देखो पैरेलल आ गए, अब पाई बॉन्ड बन जाएगा. यानी यू नहीं बनेगा. ये देखिए sp3 शेप में नहीं बनेगा, sp2 में बनेगा. ये देखिए, समझे ना. इसीलिए टू मेक अ पाई बॉन्ड यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 एंड नॉट sp3. इस केस में देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3. ये देखो यहां पर इस केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन है sp3. लेकिन यहां पर मेरे पास यहां लिखने की जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख देता हूं. यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2. यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2. क्यों? जिससे कि ये पाई बॉन्ड बना ले. ये देखो
ये देखो, अगर ये sp3 रहती है, अगर ये sp3 है, सपोज ये sp3 है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको पता है कि पाई बॉन्ड बनने से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऊपर उठ जाता है, ये भी उठ जाता है, ये भी उठ जाता है, यानी जगह नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं, ये ऐसा हो जाता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये SI के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये देखो, तो यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और वो भी पाई बॉन्ड किससे बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, 2p3d। तो बताओ 2p3d में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल थी, पॉसिबल थी। तो इस पाई बॉन्ड को क्या बोलोगे, p पाई d पाई। तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना BF3 है, लेकिन ये ऐसा रहेगा, इसीलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp2, और इसका शेप क्या हो जाता है, ट्राइंगुलर। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे, पहले ये लिखो, ठीक, ये लिखो, फिर ये लिखो, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश लिखा रहा हूं, वो लिखो। देखो, सिलिकॉन हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल, सिलिकॉन हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल, so it can accept lone pair of nitrogen, it can accept lone pair of nitrogen and can undergo back bonding, can undergo back bonding। ठीक, लिखो, while carbon is of second period, नहीं, अच्छा रुको रुको, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखो, बट फॉर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या होती थी, ब्रैकेट में फिर से लिख लो, पाई बॉन्ड मेड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, बट फॉर बैक बॉन्डिंग ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर फॉर इफेक्टिव ओवरलैप। ठीक, फिर लाइन चेंज करके लिखो, इन ट्राइसिलाइल एमाइन इफ नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 hybridization, if nitrogen undergoes sp3 hybridization, then pi bond ब्रैकेट में लिखो ओवरलैप ब्रैकेट क्लोज between hybrid orbital of nitrogen and vacant d orbital, vacant d orbital of silicon is not possible, is not possible। फिर से ये फिगर बना लो, ठीक, ये फिगर बना लो। उसके बाद देखो, hence nitrogen undergoes sp2 hybridization, hence nitrogen undergoes sp2 hybridization। in this case nitrogen undergoes sp2 hybridization in this case to become triangular planar। आगे देखो, if it becomes triangular planar then back bonding becomes possible। ठीक है,
अब ये बना लो। अब फिर वही बात है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी पॉसिबल है। तो ये देखो, ये बन जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, तो ये बना लो। इसी तरह इसके ऊपर ये दोनों डायग्राम भी बना लो। ये हाइब्रिड हो गया, अपने मन से बनाओ। इधर वाले सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल दिखाओ, इधर वाले में दिखाओ। ठीक, फिर लिखो यहाँ पर कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस। बोलो भाई, है कि नहीं? sp2 हो जाती है। दूसरा नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन, नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन। तीसरा बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। भाई वैसे 109 होता, 107 होता, अब कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस टू 120 डिग्री। ठीक है, याद करो, रिमेंबर BF3 में क्या होता था? नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। पहले भी 120 था, अभी भी 120 रहेगा। दूसरा पॉइंट, नो इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। पहले भी sp2 थी, अभी भी sp2 रहेगी। लेकिन क्या होता था? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। और इसमें भी यही होगा, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन नाइट्रोजन सिलिकॉन इंक्रीजेस, हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इसमें लिख लो, इसके साइड में ये लिखवा दिया मैंने। इसके बाद लिखिए, बैक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल in case of NCH3 whole thrice because carbon is of second period. Carbon is of second period and it do not have vacant d orbital to accept lone pair of electron from nitrogen। ठीक है, इसके बाद लिख लो नोट। देखो, शेप ऑफ NSiCH3 whole thrice, ये देखो, will be similar to NSiH3 whole thrice। मतलब यह H3 की जगह तुम यहाँ पर 3 CH3 लगा दो, तब भी शेप वही रहना है, क्योंकि वही होगा। ये देखो, ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन, predict shape and hybridization of PSiH3 whole thrice। सर ये देखो, अगर आप हमें बैक बॉन्डिंग ना पढ़ाते तो हम ये बोलते, ये देखो, बैक बॉन्डिंग ना पढ़ाते तो हम कहते ये होगा शेप पिरामिडल, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। लेकिन सर बैक बॉन्डिंग पढ़ाई है, इसके पास देखो लोन पेयर है, इसके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इसलिए ये कैसा होना चाहिए? सर पुराने स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए।
और ये बैक बॉन्डिंग हो जानी चाहिए। बोलो भाई, एग्री कर रहे हो कि नहीं? इसका आंसर है नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, यही सही है। सर क्यों? अब इस बार ये रूल क्यों फेल हो गया, तुम बताओ, सोच के बताओ। देखिए, आपको बताया था बैक बॉन्डिंग कब होती है, 2p 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 3p 2p 3d। एक एलिमेंट किसका होना चाहिए? थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड का। ये देखो, ये 3p है, ये 3d है, तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं, बैक बॉन्डिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो इसीलिए इसका शेप यही रहेगा, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लिखो आगे, हियर बैक बॉन्डिंग विल नॉट टेक प्लेस। हियर बैक बॉन्डिंग विल नॉट टेक प्लेस because for back bonding one element should be at least of third period. One element should be at least of third period. ठीक है, hence no back bonding, so its shape will be pyramidal and hybridization will be sp3. ठीक है। क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज 104.5। ये देखो, डाइमिथाइल ईथर इज अप्रोक्सीमेटली 110। तो भाई बताओ, वाटर में और डाइमिथाइल ईथर में, ये देखो, वाटर और डाइमिथाइल ईथर में वाटर का एंगल कितना होता है? 104.5। इसका कितना होता है? 110। तो इसका ज्यादा क्यों हो जाता है? याद करो, आपको बताया था बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, बड़े ग्रुप आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्शंस होने लगेंगे यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन ये है कि रिपल्शन होने लगेंगे, ठीक है भाई, इसका एंगल सीधे पहुंच जाता है 140 डिग्री, इसका एंगल हो जाता है 140 डिग्री। तो इतना ज्यादा फर्क क्यों आता है? अगर रिपल्शन की वजह से फर्क आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 115 होगा, 116 होगा, लेकिन ये तो सीधे कितना चला गया? 140 डिग्री। तो क्वेश्चन यही है कि ये 140 डिग्री कैसे चला जाता है? अब बताइए, सोच के अभी तक कितना पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन यही है कि इसका एंगल इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है? तो बेटा खुद सोचो, इसका एंगल इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाएगा? फिर वही बात, इसके पास देखो दो लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसको प्रॉपर ऑर्बिटल बनाने के लिए देखो ये थोड़ा सा उठ जाएगा। अब याद करो, जब ये था तो ये बिल्कुल ही उठ के प्लेनर हो जाता था, लेकिन ये अभी प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्लेनर होगा, अगर ये पूरा प्लेनर हो जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो पूरा नहीं उठेगा, ये थोड़ा सा उठ जाएगा। ये देखो, होना चाहिए था भाई 110 है तो 115 हो जाता, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, कार्बन के नीचे आता सिलिकॉन। याद करो, बॉन्ड एंगल टर्मिनल एटम के साइज जितना बड़ा होता है उतना बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसमें ये मेन रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये मेन रीजन होता तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता? भाई 115 हो जाता। लेकिन टू मेक बैक बॉन्डिंग ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो ये वाला लोन पेयर इधर और ये वाला लोन पेयर इधर, ये दोनों ही ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल बढ़कर कितना हो जाता है? 140। ठीक है, एक बार लोन पेयर इधर डोनेट करेगी, एक बार इधर। ठीक, इसका बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ जाता है? इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक रिपल्शन। भाई ये बड़ा ग्रुप है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसका 140 क्यों हो गया?
टू मेक 5 बॉन्ड क्या होता है, SiS3 ग्रुप ऊपर उठ जाता है। इसलिए भाई ऐसा था, बनाने के लिए ऐसा हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक, अब देखो कुछ एग्जांपल्स में और आपको बॉन्ड एंगल के करा रहा हूं, बैक बॉन्डिंग के करा रहा हूं। जैसे ये देखो, लिख लो फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। जैसे H3BO3, H3BO3 क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। पहले सारे समझ लीजिए फिर लिखिएगा। ये देखो, ये है, इसमें भी लोन पेयर, एक बार ये देगा, एक बार ये देगा, भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए ना, एक बार ये देगा, ये देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। भाई अब कितना हो जाएगा, 4/3। जैसे BF3 में था वैसे कितना रहता, 1, और इसकी वजह से 4/3। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर वही बात, सिंगल से ज्यादा होगी, डबल से कम, सॉरी डबल से ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ, सिंगल से कम, क्योंकि डबल की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ेगा नहीं, नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। भाई बॉन्ड एंगल पहले भी 120 था, अभी भी कितना रहेगा, 120। दूसरा देखो, मेटाबोरेट आयन B3O6 3-। ये देखो, ये हो गया मेटाबोरेट आयन। इसमें देखो, अब इस बोरॉन को इधर वाला ऑक्सीजन भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इधर वाला ऑक्सीजन भी कर सकता है, इधर वाला ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन जैसा देखो देखने में नहीं बन जाएगा। ये देखो, एक बार ये और एक बार ये देखो, और एक बार देखो, देखो मेटाबोरेट आयन, ठीक है ना। तो अब इसमें बोरॉन भी sp2 है और ऑक्सीजन भी क्या है, sp2 है। यहां पर हाइड्रेशन sp2 है। लिखो, हियर बोथ बोरॉन एंड कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद करो बेंजीन में कैसी होती थी, ये होता था। अगर ये दिख नहीं रहा है तो भाई कॉपी खोल के बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो। देखो, हियर बोथ बोरॉन एंड कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू व्हिच स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटली प्लेनर। स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटली प्लेनर। देखो, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। So it will have some aromatic character. It will have some aromatic character. Aromatic character क्या, बेंजीन जैसा। अभी ये समझ लो, बेंजीन जैसा। एरोमेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, बेंजीन जैसा। बेंजीन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल।
ठीक है, फिर से याद कर लो कि जब भी बल्गा इंटल 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। इसी तरह नपस्सब भी जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर होता है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह, यानी डोनर की तरह। इसी तरह ऑस से टेपो जब ये 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह। ठीक है, ये लिख लेना नोट करके। अगला स्ट्रक्चर बोराजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, B3N3H6। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है भाई। अब ये देखो, तो पहले नाइट्रोजन डोनर, बोरॉन एक्सेप्टर, ये देखो। तो एक बार ऐसे हो सकता था और एक बार कैसे हो सकता था? इसने इसको दिया तो एट द सेम टाइम ये इसको भी दे सकता था। ये देखो, तो ये भी कैसा हो गया? बेंजीन जैसा। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो इसमें क्या है देखो, ईच बोरॉन एज वेल एज नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे के सारे बोरॉन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हेंस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर। भाई sp2 का मतलब प्लेनर होगा। जैसे बेंजीन याद करो, बेंजीन क्या था? कंप्लीटली प्लेनर था, ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन लाई इन द सेम प्लेन। उसी तरह ये भी है, दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर, ऑल बोरॉन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, फिर लिख लो, देयर इज 2p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग। भाई इसकी भी, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का है। देयर इज 2p पाई बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? भाई बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो लिख लो, इट इज ऑल्सो हैज सम एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब बेंजीन जैसी स्टेबिलिटी। बेंजीन जैसा नहीं लग रहा देखने में? ठीक, आगे लिखो, इट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। भाई सेम स्ट्रक्चर है। इट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ऑल्सो इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as same number of atoms with benzene। number of electrons भी same है और number of atoms भी same है। ठीक है, और लिख लो, whenever there is back bonding, नोट करके, bond order increases, bond length decreases and hence bond strength increases। तो ये देखिए टफ लेक्चर था। ठीक है, ये टफ लेक्चर था आपके लिए और इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तब आपका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं एडवांस वालों को दे रहा हूं, आप कर लीजिए, ये मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन, वाई मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट is bent while silyl isocyanate
इज लीनियर। ठीक है, ये जेई वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमारा बैक बॉन्डिंग हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ब्रिज बॉन्डिंग, जो कि टफ होगा। ठीक है, थैंक यू।